Hi everyone. I'm very sure that all of you are very excited as well as anxious at the same time because your exam is day after tomorrow. तो इस वीडियो में मैं बहुत ही क्विकली बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम and my goal would be to be very objective and quick in covering important concepts as well as formulas for maths. I'm going to bring another video around lunchtime tomorrow to cover other topics of reasoning. मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ऑलरेडी कपल ऑफ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने सीसेट का ओवरऑल स्ट्रेटेजी और लेंथी क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं उसको डिस्कस किया है। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अगर आपको समय मिलता है और आप देखना चाहते हो तो उसे देख लीजिए। लेट अस जंप इनटू द फॉर्मूलाज नाउ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। अगर आपका नंबर ए बी सी डी दीज आर द डिजिट्स देन यू नो दैट दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू ए प्लस 100 into B plus 10 into C plus D, right? So this is how you can represent the numbers. ये कब काम में आता है? जब वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आप नो पूछते हैं वो लोग कि आपका ये ए से डी रिप्लेस हो गया या इंटरचेंज हो गया, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, दोनों में क्या मल्टीप्लिकेशन आएगा। एंड जनरली ये सब क्वेश्चन 2 डिजिट के होते हैं, तो इसको आप 10x और अदर 10a प्लस बी के फॉर्म में और फिर 10b प्लस वाई के फॉर्म में अगर ये बी ए बन जाता है इस तरह से कर सकते हो। इसको ये इक्वेशन सॉल्व करके आपको इस टाइप के क्वेश्चन का सवाल मिल सकता है। ऑलवेज रिमेंबर वेदर दिस इज एन ऑप्शन फॉर यू इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो क्विक रिवीजन ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर्स। नेचुरल नंबर जो 1 2 से शुरू होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर नेचुरल नंबर लेकिन इन एडिशन टू दैट यू हैव अ जीरो इन दिस सीरीज, राइट? तो जीरो से जो होता है वो होल नंबर होता है, जीरो से जो शुरू होता है वो होल नंबर का सीरीज है, वन से जो शुरू होता है वो नेचुरल नंबर का सीरीज है। प्राइम नंबर जिसका सिर्फ वन और वो नंबर इटसेल्फ वो दो ही फैक्टर होते हैं वो होता है प्राइम नंबर। और ऐसे ऑल नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो है कॉम्पोजिट नंबर। वन प्राइम नंबर नहीं होता, ओके? एंड you know example of prime is 3 5 7 11 13 17 19 etc etc etc, okay? इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो सके, तो 2 4 6 ये सीरीज में जो भी आता है वो इवन नंबर है। और 1 3 5 7 इवन के ऑड में जो है वो ऑड नंबर है, अल्टरनेट नंबर। These are even and odd numbers. Rational number, every number that can be represented in the form of p divided by q is a rational number that includes the fraction, where डेसिमल के बाद अगर नंबर रिपीट होता हो उसमें अगर पैटर्न है तो वो भी रैशनल नंबर होता है। सो फॉर एग्जांपल इंटीजर्स तो इसमें सब आते ही है, फ्रैक्शन भी आते हैं, और वो भी फ्रैक्शन आते हैं जो जैसे 2/3 है तो ये 0.66666, तो ये 6 रिपीट हो रहा है तो ये भी रैशनल नंबर है, राइट? और इरेशनल नंबर वो नंबर है जिसमें ऐसा कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, पाई है, राइट, विच इज 22/7। इसमें डेसिमल के बाद यहाँ पे जो भी आएगा इसमें कोई पैटर्न इस तरह से रिपीट नहीं होता, तो वो सब नंबर इरेशनल नंबर्स है। इंटीजर आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड दे आर ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स। ये इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक ये सब इंटीजर्स है। फ्रैक्शंस प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर वो है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है? जैसे कि 2/5 हो गया या 19/21 हो गया, दीज आर ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, जैसे 5/3 हो गया या 21/19 हो गया, दीज आर इम्प्रॉपर, दीज आर प्रॉपर, ओके? ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाएगा और आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या मतलब है और उन्होंने क्या पूछा है। को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर प्राइम और नॉट प्राइम डजंट मैटर, लेकिन उनके बीच में एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। सो फॉर एग्जांपल इफ यू टेक 8 एंड 15, तो 8 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2, 15 के फैक्टर है 5 इंटू 3,
तो ये दोनों के फैक्टर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, राइट। तो ये दो को प्राइम नंबर्स है, मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। ट्विन प्राइम वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं सीक्वेंस में और जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ देखा है, ये 2 नंबर्स और ये 2 नंबर्स या ये 2 नंबर्स, ये सब ट्विन प्राइम है। जैसे 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 11-13 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 17-19 के बीच में 2 का डिफरेंस है। सो ऑल दीज आर ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, सो दीज आर द डेफिनेशंस। चलो आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, अगर उसका यूनिट डिजिट जो भी नंबर है, अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल है। ये 2, 4, 6, 8, 0, राइट। इसमें से कुछ भी अगर ये यूनिट पे है तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। 3, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। सो ये नंबर में 3 + 2 + 1 6, दिस इज डिविजिबल बाय 3, that's why this entire number is divisible by 3। 4, अगर 4 डिजिट नंबर है, इसमें से लास्ट का जो 2 डिजिट्स है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 5, अगर यूनिट डिजिट में 0 या 5 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 6, अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 का अगर कोई नंबर है तो उसका जो लास्ट डिजिट है उसका आप डबल कर लो, सो 8 का डबल हो गया 16। ये 16 बचे हुए ये वाला जो नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। Another divisibility rule of 7 is that, and especially that is used for the large numbers, is that for example अगर आप ऐसे वाला कुछ नंबर ले लोगे तो इसमें आपको 3-3 के ब्लॉक बनाने हैं, राइट। और ये जो 3 का ब्लॉक है इसको प्लस लिखना, यहाँ माइनस लिखना, यहाँ पे प्लस लिखना, यहाँ पे माइनस लिखना, ठीक है। और फिर ये सबका आपको अकॉर्डिंगली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल 758 माइनस 795 प्लस 955 माइनस 8, राइट। इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 910। और ये अगर 7 से डिविजिबल है तो इन दिस सिनेरियो it is divisible by 7, so this entire number is divisible by 7। ओके, सो ये 3-3 ब्लॉक वाला रूल आप ध्यान में रखना, बिकॉज एक दो बार बड़े बड़े नंबर्स देके 7 के डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन आया है। तो दैट इज फॉर 7। 8, अगर कोई भी नंबर है उसका लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 9, सिमिलर टू 3, अगर sum of digits of that number is divisible by 9, then that number is divisible by 9. So for example here 9 plus 9 18 plus 20, 20 is not divisible by 9 fully, that's why 929 is not divisible by 9। okay, so it is exactly same as 3 वाला rule। यहाँ पे 3 से चेक करना है सम डिवाइड होता है कि नहीं, यहाँ पे 9 से चेक करना है। 10, अगर किसी के यूनिट डिजिट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। और 11, अगर आपका जो भी नंबर हो, राइट, इसको आप इवन और ऑड डिजिट में डिवाइड कर दीजिए। सो फॉर एग्जांपल ऑड वाला क्या है, मतलब ये फर्स्ट डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है और ये फिफ्थ डिजिट है, और ये सेकंड, ये फोर्थ और ये सिक्स्थ डिजिट है। तो ऑड और इवन डिजिट्स का सम कर लो। तो इन दिस सिनेरियो इट विल बी 6 + 4 10, 10 + 2 12, और जो इवन वाला है वो 5 + 3 8, 8 + 1 9। ये दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अगर ये डिफरेंस 0 है या डिविजिबल बाय 11 है, राइट, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो ये पर्टिकुलर नंबर नहीं है क्योंकि ये डिफरेंस 3 है, 0 या 11 से डिविजिबल नहीं है। तो दैट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। ये नंबर ये रूल्स हमेशा ध्यान में रखना क्योंकि इस पे ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। चलो यूनिट डिजिट का रूल देखते हैं।
तो इसमें कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, राइट? या फिर अगर इस नंबर को 10 से डिवाइड कर लो तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आपको तो पता है कि किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर बचेगा जो उसका यूनिट डिजिट हो, राइट? सो फॉर एग्जांपल आप अगर 15 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये आपका रिमाइंडर होगा। तो दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, लेकिन इसको करेंगे कैसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही 2 की ये पावर बढ़ती जाती है तो ये 2486 यूनिट डिजिट का पैटर्न रिपीट हो जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 2133 है, राइट? तो यहाँ पे आप देखो 3971 पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पे 2134 है तो यहाँ पे 46464, राइट? आगे भी 6 आएगा, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे 4-4 के ब्लॉक में यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी 4-4 के ब्लॉक में यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2-2 के ब्लॉक में यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। तो आपको इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा-सा देखिए कि ये नंबर जो पहला वाला नंबर है ये कब रिपीट होता है, क्योंकि आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना ध्यान में रखोगे? तो वहाँ पे क्विकली ये करके देखना कि ये नंबर रिपीट कब हो रहा है। तो ये जो नंबर है, जो पावर आपको दी गई है, उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। अगर यहाँ पे आपको 2 है, तो आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो ये 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो आप 483 में 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा रिमाइंडर ऑफ 3। तो ये जो 3 का रिमाइंडर है, इसका मतलब है कि अगर आप 120 बार ऐसे लिखते चले जाओगे तो आप 480 की पावर पे पहुंच जाओगे, जहां पे उसका यूनिट डिजिट होगा 6, राइट? क्योंकि 4-4 के ब्लॉक आपने लिए हैं। उसके बाद बचा 3 का रिमाइंडर, तो वापस से शुरू होगा। तो ये 1, 2 और 3, तो उसका यूनिट डिजिट जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट होगा 8, राइट? सिमिलरली आप 33 का करना चाहते हो तो आप 4 से डिवाइड कीजिए, इसका भी यूनिट डिजिट होगा 7, राइट? अगर आप 4 से करना चाहते हो तो इसमें देखो, इसमें अगर पावर 1 है तो 4 है, पावर 2 है तो 6 है। मतलब ऑड पावर है तो 4 है, इवन पावर है तो 6 है। तो ये पर्टिकुलर नंबर में पावर ऑड है, तो ऑड अगर है तो इट इज गोइंग टू बी 4, राइट? यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज गोइंग टू बी 4। तो ऐसा 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ध्यान में नहीं रखना है तो आप क्विकली ये करके दी, जो भी नंबर आपको दिया है उस हिसाब से देख लेना। मोस्टली इट इज गोइंग टू बी ब्रैकेट ऑफ 4 और देन यू विल सी ऑड इवन वाला पैटर्न। देखो, ट्रेलिंग जीरोज का मतलब मैं सिर्फ बोलने वाला हूँ आपको कि अगर आपका कोई नंबर है 2, 3, 4, 5, 0, 0, 1, राइट? तो ये जीरो से एंड नहीं होता। इसके एंड में या ट्रेल में जीरो नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इज जीरो। whereas if this number is 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, then these are called as trailing zeros। तो ये नंबर में कितने ट्रेलिंग जीरोज है? इसमें 4 ट्रेलिंग जीरोज है। आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस टर्म कॉल्ड ट्रेलिंग जीरोज। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखना। HCF LCM में there are different methods, and that's why I'm not going to रिवाइज इट, बिकॉज आपको जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो, राइट, चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो या फिर रेशियो मेथड है LCM का, या फिर मल्टीप्लायर मेथड है, या फिर आपका डिफरेंस मेथड है, जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो अलग अलग LCM और HCF निकालने के लिए, उसको आप फॉलो कीजिए। आई डोंट वांट टू गिव यू अनदर मेथड एंड कंफ्यूज यू, but there is at least 1 or 2 questions every year on this topic। इस प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना ज़रूरी है कि ये HCF का या LCM का प्रॉब्लम है या नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें अगर आप ये सीरीज लेते हो तो इसमें ये डिफरेंस कांस्टेंट है और ये इंक्रीज होता चला जा रहा है, मतलब नंबर्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं।
तो इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें अगर आप डिफरेंस देखोगे दो टर्म के बीच में तो वो है 2 का। तो दिस d is nothing but difference, this n is nothing but number of terms, and a is the first term। तो अगर आपको ये सीरीज में 24th टर्म निकालना है तो आप क्या करोगे? तो आप a which is the first term plus number of terms 24 minus 1 into common difference 2। So this will be 24 into 2 48 minus 2 46 plus 2 48। This will be your 24th term, right? So that's how you need to find the nth term in the series। अगर आपको sum of n terms निकालना है इसी series का, तो for example you want to find ये series जो है let us say 98 और 100, right? तो ये series में आपको sum of all terms निकालना है। तो इसमें कितने terms है? इसमें 50 terms है। So this n is number of terms which is 50 by 2 into first term 2 plus last term 100। So this will be basically 25 into 102 2550। अगर यही सीरीज अगर 1 2 3 100 तक है then you have n is equal to 100। if we are finding the sum then n is equal to 100 divided by 2 into first term plus last term। So this will become 50 multiplied by 101 which is 5050। एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अगर आपको 2 4 6 8 10 ये सबका एवरेज निकालना है तो ये सबका टोटल कीजिए, उसको 5 से डिवाइड कीजिए, राइट? तो ये आ जाएगा आपका एवरेज। अच्छा, इसमें अगर ये यूनिफॉर्म सीरीज है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 2 4 6 8 10, अगर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस सीरीज है तो इसका जो मिडल नंबर होगा वही इसका एवरेज होगा। ओके, दूसरी चीज, अगर इसमें अगर इवन नंबर्स है तो ये जो मिडल वाले दो टर्म्स है उसका बीच वाला नंबर दैट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल दिस। एक क्विक सॉल्यूशन के लिए आपको काम में आ सकता है। तीसरी चीज एवरेज के बारे में, अगर आप जो वैल्यूज है उसमें कोई नंबर ऐड कर लो, मतलब इसमें आप +5 करोगे तो इसका जो नया नंबर आएगा तो यही इस सीरीज का एवरेज होगा। तो बेसिकली यू कैन ऐड अ नंबर टू ऑल वैल्यूज और सब्सट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम ऑल वैल्यूज और डिवाइड ऑल वैल्यूज बाय अ नंबर और मल्टीप्लाई ऑल वैल्यूज बाय अ नंबर। जो भी नया सीरीज बनेगा उसमें सेम ही रूल अप्लाई होगा जो ओरिजिनल सीरीज में है। तो इसका मिडल अगर 11 है तो यही इसका एवरेज होगा। ओके, तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स ऑन एवरेज, इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, वेटेड एवरेज, ये वर्ड यूज करके यूपीएससी ने अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन आपको पता होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, उसमें 40 गर्ल्स है और 60 बॉयज है। बॉयज का एवरेज मार्क 40% है और गर्ल्स का एवरेज मार्क 50% है, राइट? आजकल हर स्कूल में यही पैटर्न दिखता है कि गर्ल्स के मार्क्स ज़्यादा है। तो फिर वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे? तो ये बेसिकली वेट है, दिस क्वांटिटी इज नॉट सेम, राइट? सो आपको 40 इंटू 50 ये हो गया गर्ल्स का टोटल मार्क्स, 60 इंटू 40 ये हो गया बॉयज़ का टोटल मार्क, फिर ये हो गया 2000 और ये हो गया 2400, तो ये हो गया 4400। दीज आर योर टोटल मार्क्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 100, so your average will be 44।
तो दिस इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब है कि ये 50% का ये वेट है 40 और ये 40% का ये वेट है 60। So this is the weighted average. So this is the average of the entire class which you are calculating by taking the quantity as a weight, because there are subset of quantities for which individual averages are different. तो ये टर्म आप ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना अगर क्वेश्चन में कहीं पूछ लिया कि वेटेड एवरेज, नो इन एनी कॉन्टेक्स्ट इफ दे रेफर, यू शुड नो व्हाट इट इज। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बेसिक फॉर्मूला आप ऐसे ध्यान में रखो, बहुत ही सिंपल है वैसे। डी के नीचे एस और टी, तो डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज स्पीड, दिस इज टाइम, राइट। टी इज इक्वल टू डी बाई एस इज इक्वल टू डी बाई टी। ओके, ये सब बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें रिलेशनशिप ध्यान में रखना जरूरी है कि इनवर्स रिलेशनशिप। सो फॉर एग्जांपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जितना स्पीड ज़्यादा होगा उतना डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करोगे, जितना टाइम ज़्यादा ट्रैवल करोगे उतना भी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करोगे। तो इसमें है डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके उल्टा टाइम और स्पीड में है, जितना स्पीड ज़्यादा होगा उतना टाइम कम लगेगा, राइट। और जितना कम टाइम में पहुंचोगे उतना स्पीड आपका ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। So basically time and speed are inversely proportional to each other, whereas distance is directly proportional to both s and t. इसको ध्यान में रखना है क्योंकि जब प्रॉब्लम में आपको दो अलग अलग डिस्टेंसेस दिए जाते हैं और कभी स्पीड का रेशो दिया जाता है या कभी टाइम का रेशो दिया जाता है, तो इसको आपको इस तरह से लिख के सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा, इसमें अभी प्रिकॉशन क्या क्या लेने आए, जस्ट मेक श्योर दैट ऑल द यूनिट्स आर सेम। किलोमीटर पर आवर में दिया है, राइट, या मीटर पर सेकंड में दिया है, या कुछ आवर में दिया है, कुछ मिनट्स में दिया है। So when you are comparing or putting the values in a formula, make sure that they are of the same unit. ट्रेन या बस, स्पेशली ट्रेन, अगर स्टेबल ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई इंडिविजुअल हो या कोई पेड़ हो, राइट, इसको क्रॉस करने में डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल करेगी जो वो ट्रेन की लेंथ होगी। सो फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये जो ट्रेन है ये इंसान को क्रॉस तब करेगी जब ये पॉइंट स्टार्ट होगा यहाँ पे, मतलब इधर से ट्रेन आ रही है तो यहाँ पे क्रॉस करना शुरू कर देगी जब ये पॉइंट इंसान के पास पहुँच जाएगा, और क्रॉस तब हो जाएगा जब ट्रेन का एंड पॉइंट यहाँ से गुजर जाएगा। सो व्हेन द ट्रेन इज इन दिस पोजीशन, द ट्रेन हैज क्रॉस दैट इंडिविजुअल और क्रॉस द ट्री। In that scenario, basically the distance travel is the length of the train, right? दूसरी, ये ट्रेन है और ये टनल है या फिर ये ब्रिज है, राइट। ये ब्रिज से क्रॉस कर रही है या ये टनल से क्रॉस कर रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस करना शुरू करेगी जब ट्रेन का फर्स्ट पॉइंट टनल में एंटर करेगा, और टनल तब क्रॉस करेगी जब ट्रेन का लास्ट पॉइंट बाहर आ जाएगा टनल से, या फिर सेम अप्लाइज टू द ब्रिज, राइट। हाउ मच डिस्टेंस द ट्रेन हैज़ टू ट्रैवल, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट, यहाँ से लेके यहाँ तक इज बेसिकली ट्रेन का लेंथ प्लस टनल का लेंथ, ओके। So the distance travel is length of the train plus length of the tunnel, or length of the train plus length of the bridge, and it can be anything, it can be a railway platform, right? तो जब एक सिंगल पॉइंट नहीं है बल्कि कोई लेंथ है उसको क्रॉस करना है, तो वो लेंथ और ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड, कोई ट्रेन या बस इधर से निकल रही है और दूसरी इधर से निकल रही है, तो इसका अगर 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है और इसका अगर 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, तो ये दोनों, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको
साथ मिलके, मतलब दे आर मीटिंग पॉइंट एट समवेयर, तो ये ट्रेन यहाँ पे पहुँच जाएगी और ये ट्रेन यहाँ पे पहुँच जाएगी, तब जाके वो मीट होगी, राइट। So they are basically traveling this entire distance, and the speed at which they would travel is the sum of these two speeds. तो ये इनका रिलेटिव स्पीड होगा 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अगर ये सुबह 9 बजे निकली है दोनों ट्रेनें, तो जितना भी डिस्टेंस है उसको मीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 30 किलोमीटर पर आवर करना है, उतना टाइम उसको लगेगा। Okay. So when the train, bus or whatever it is, they are traveling towards each other, to find the relative speed, you need to add them. When they are running in the same direction, चाहे वो चोर पुलिस हो या ओवरटेकिंग ऑफ ट्रक्स हो या फिर ट्रेन का ओवरटेकिंग हो, then you need to subtract that. So for example, this is running at 20 kilometer per hour, this is running at 10 kilometer per hour, तो इनका रिलेटिव स्पीड होगा 20 माइनस 10 विच इज 10 किलोमीटर, राइट। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कि एक ट्रेन यहाँ से निकली, एक ट्रेन यहाँ से निकली, या फिर एक पुलिस यहाँ से निकला, चोर यहाँ पे था, इनके बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस था, इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इसका y किलोमीटर पर आवर है, तो कितने टाइम में पकड़ेगा। तो टाइम उसको कवर कितना करना है, डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस कवर करना है ये वाला विच इज 200 मीटर्स, राइट। जब ये पुलिस 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तब चोर को पकड़ेगा। कैसे, उनके रिलेटिव स्पीड से भी, क्योंकि चोर भी तो आगे भाग रहा है। सेम अप्लाइज टू द ओवरटेकिंग ऑफ व्हीकल्स और मीटिंग ऑफ द ट्रेन्स और वॉट एवर इट इज। So in this scenario you are going to subtract y from x to find the relative speed of police and chor, right, or two trains. So for example, again taking same example, इसका स्पीड 10 और इसका स्पीड 20 होगा, तो उनका रिलेटिव स्पीड होगा 10। तो 10 किलोमीटर पर आवर से 200 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, that is what you need to calculate. And here the principle you need to use is changing this into same unit of measure, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर है। ओके, सो ये हमेशा ध्यान में रखना। सो फॉर एग्जांपल 200 मीटर इज नथिंग बट 0.2 किलोमीटर्स, राइट। 0.2 किलोमीटर जाने में 10 किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम लगेगा, दैट यू नीड टू कैलकुलेट, दैट विल बी योर आंसर टू दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। बोट, सिमिलर थिंग, ये पानी है, ये बोट है, ये पानी भी इधर ही जा रहा है और बोट भी इधर जा रहा है, जिसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। तो बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब अगर वो पानी नहीं बहता, स्टेबल होता, तो बोट का स्पीड क्या होता, प्लस स्ट्रीम का स्पीड, पानी के स्ट्रीम का स्पीड, राइट। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि पानी भी इधर बह रहा है तो वो भी अपनी तरफ से बोट को पुश कर रहा है, तो ये दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। अगर ये उल्टा है, बोट इधर जा रही है और पानी इधर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, जिसमें दिस माइनस दिस आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। बाकी स्पीड डिस्टेंस टाइम के जो फॉर्मूला है वही अप्लाई करना है, बट डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो गिवन इन द प्रॉब्लम यू नीड टू केयरफुली थिंक कि आप डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या कैलकुलेट कर रहे हो और आपको किस चीज़ में क्या ऐड करना है। सीरीज, देखो बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें यहाँ पे लिखा होता है कि x की जगह क्या होगा, राइट। तो इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकता है, इनका कंबाइंड सीरीज हो सकता है, राइट, या फिर इसमें स्क्वायर्स और क्यूब हो सकता है, इसमें कोई
कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस और मल्टीप्लिकेशन या प्लस और डिवीजन भी हो सकता है। तो जनरली यहाँ पे जो टर्म होगी, इससे अगर ये टर्म बहुत बड़ी है तो मल्टीप्लिकेशन का चांसेस है। अगर वो रीजनेबल इंक्रीज हो रहा है तो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होने का चांसेस है। और ये ध्यान में रखना कि इसका फैक्टराइजेशन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल यू मे फाइंड लाइक दिस और यू मे फाइंड लाइक दिस। ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखना। अच्छा, आपको अगर जो भी टर्म दिए है, सो फॉर एग्जांपल दिस आर सम 5-6 टर्म्स में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा है। आपने इसमें ये ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखा, फिर इसमें ये भी करके देखा, राइट, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको कहीं ना कुछ पैटर्न दिखाई देगा। मतलब आपको ये 2 नंबर में कुछ पैटर्न दिखाई देगा, ये 2 नंबर में दिखाई देगा, राइट। ये मतलब ये नंबर इसके आधा हुआ है या फिर ये नंबर इसके आधा हुआ है, डबल हुआ है। आपको ये नहीं पता, राइट, लेकिन ये दिख रहा है कुछ ना कुछ, और कुछ तो कुछ सिमिलरिटी लग रही है। अगर ऐसा है तो फिर वो लॉजिक अप्लाई करना और देखना कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो इसके बीच में क्या हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप अल्टरनेट या फिर ग्रुप में सीरीज का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सीरीज में क्या हो रहा है। देखो, परसेंटेजेस में आपको जब भी परसेंटेज चेंज दिया गया हो तो यू नो दैट चेंज इज ऑलवेज ऑन द इनिशियल वैल्यू। ओके, तो जो भी फाइनल वैल्यू होगा, फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना और का जो बेस है वो इनिशियल लेना। सो फॉर एग्जांपल व्हेन दे से दैट value of an item was increased by 10% and then increased by 15%, तो आपका जो इनिशियल वैल्यू होगा, सो लेट अस से इनिशियल वैल्यू वाज 100 रुपीज, तो ये 10 रुपीज होगा, सॉरी 10% होगा वो 100 पे होगा, तो वो बन जाएगा 110। और ये 15% होगा, वो ये 110 पे होगा, राइट। तो ये बेस जो है वो आपको बिल्कुल सही पकड़ना है, चाहे परसेंटेज का कुछ भी क्वेश्चन हो। इसमें अगर आप गलती कर दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑलवेज फाइंड ऑन व्हाट बेस और व्हाट इनिशियल वैल्यू यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द परसेंटेज, एंड देन इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला कि जो फाइनल वैल्यू है माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यूज और बेस, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आपका परसेंटेज आ जाएगा। कुछ कॉमन परसेंटेजेस तो रहते हैं, जैसे 1/3 का, 1/2 का 50% है, इसका 33.33 है, वगैरह वगैरह। 1/4 का 25 है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन कई बार परसेंटेज इस तरह के फॉर्मेट में दिए जाते हैं, इस तरह के फॉर्मेट में। तो ये एक्चुअली कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये देखो, अगर आप 1/7 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 14 पूरा आ जाएगा, 98, 14 7 98। बचा रिमाइंडर 2, उसको ऊपर लिखना है और नीचे 7 लिखना है, राइट। तो दिस इज नथिंग बट दिस वैल्यू। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो बेसिकली दिस इज 100/7, तो 14 डॉट 2 का रिमाइंडर 20 आ गया, तो 7 2 ज़ा 14, फिर 6 आ गया, फिर 60 आ गया, सो 7 8 ज़ा 56, तो दिस इज 14.28%। तो दिस इज वन एंड द सेम, बट कई बार ऑप्शन में आपको इस तरह से लिखा दिया जाता है। यहाँ पे गड़बड़ मत करना, ये लोग 14/37 ऐसे भी देते हैं। सो लुक एट द ऑप्शन केयरफुली, कैलकुलेट टू द डिटेल एंड देन गिव योर आंसर। अगर आपको सक्सेसिव परसेंटेज, मतलब पहले 10% निकाल कर दिया, फिर 15% कर दिया, राइट, और किसी 200 पे, तो अगर आपको ये सक्सेसिव परसेंटेज निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे ए पहला परसेंटेज है, बी दूसरा परसेंटेज है, राइट। तो यहाँ पे आप 10 + 15 + 10 × 15/100 कर सकते। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ओवरऑल इसका परसेंटेज कितना हाइक हो जाएगा, 200 के ऊपर ये आ जाएगा। इसमें सिर्फ एक ध्यान में रखना है कि जो इंक्रीज है उसको पॉजिटिव लेना है, और जो डिक्रीज, सो फॉर एग्जांपल आपने किसी आइटम की प्राइस आपने 10% से बढ़ा दी, फिर 15% से घटा दी, तो क्या होगा, 10 पॉजिटिव रहेगा, 15 माइनस हो जाएगा, और ये जो
10 इंटू 15 है वो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको ऐसे सोल्व करना है। तो ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्या कॉम्बिनेशन है, इसको ध्यान में रखना है। अगर आप ये 10% बढ़ाया फिर 15 डाउन किया, या फिर मैंने 15 डाउन किया और 10 बढ़ाया, ओके, तो क्या होगा? अगर 15 डाउन किया 10 बढ़ाया तो ये 15 माइनस आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा, 15 इंटू 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही आंसर आ जाएगा। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप उसका सीक्वेंस क्या है, राइट? अगर वो सक्सेसिव है तो दोनों का वैल्यू ये सेम आ जाएगा। ओके, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आया है कि मैंने 10% बढ़ाया फिर 15% बढ़ाया फिर 5% कम किया, फिर 10% बढ़ाया फिर 10% बढ़ाया, सॉरी 5% कम किया फिर 10% बढ़ाया। तो द वैल्यूज एंड द इंक्रीज एंड डिक्रीज का डायरेक्शन इज सेम बट द सीक्वेंस इज गिवन डिफरेंटली, सेइंग दैट कि इसमें से सबसे फायदा किधर होगा या फिर सबसे छोटा या बड़ा वैल्यू कौन सा आएगा, कुछ नहीं होगा, सबका वैल्यू सेम आएगा, राइट? अगर ऐसे आपको 3 टर्म्स दिए है, मतलब 10, 15 और 20 करना है, तो आप ये फॉर्मूला लगा के पहले 2 का निकाल दीजिए, फिर तीसरा सेम फॉर्मूला लगा के इसका जो भी आएगा आंसर उसको सेम फॉर्मूला लगा के फिर फाइनल निकाल दीजिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ABC 3 परसेंटेजेस आपको दिए हैं, तो पहले आप A प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 कीजिए, वो कुछ Z आ जाएगा, फिर आप Z प्लस जेड सी बाय 100 करिए, तो ये आ जाएगा। क्योंकि 3 का भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो लेकिन वो अननेसेसरी लंबा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। रेशो एंड प्रोपोर्शन, देखो रेशो तो आपको पता है, राइट? अगर कोई चीज़ इस रेशो में दी है तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो 2x 3x 4x, मतलब मल्टीप्लाई करके आप का एक्चुअल वैल्यू अगर दिया है, फॉर एग्जांपल यू हैव 1000 रुपीज़ डिवाइडेड इनटू दिस रेशो, तो आप ये सबका टोटल करके, मतलब ये कितना होगा, 5 + 4 9 3 12 14x इज इक्वल टू 1000 कर सकते हो, राइट? फिर इसमें से आपको x का वैल्यू आ जाएगा, फिर आप ये इंडिविजुअल क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो निकाल सकते हो ये वैल्यू यूज करके, राइट? तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेशो। नाउ कभी कभी क्या करते हैं ना कि ये रेशो इस तरह से देते हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको उसका एलसीएम लेना है। सो फॉर एग्जांपल इन दिस सिनेरियो देयर एलसीएम विल बी 60, राइट? फिर हर एक वैल्यू को और रेशियो के वैल्यू को आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विल बी 60/2 30, 60/3 विल बी 20, 60/4 विल बी 15 एंड 60/5 विल बी 12। फिर ये सिंप्लीफाइड हो गया, राइट? तो आप अभी इसको यूज करके आपका फॉर्मूला सॉरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये फ्रैक्शनल रेशियो अगर दिया है तो आपको कैलकुलेशन में गलती होने का संभावना होता है। तो आप इसको पहले ऐसे सिंपल टर्म्स में सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये सेम अप्लाई होता है। मतलब यहाँ पे अगर 1/2 और 2/3 और 3/4 होगा तो भी आप कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल 2/3 अगर है तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा यहाँ। okay? It is the same thing, you just take the LCM of denominator and multiply each of the fraction with the denominator to get the non-fractional ratio का proportion, I mean ratio, right? और फिर इसको यूज करके आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, ये भी है कि अगर आप रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड या डिवाइड कर दोगे तो रेशो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, तो दिस रेशो एंड दिस रेशो आर सेम। सिमिलरली इफ यू डिवाइड, ऑब्वियसली बिकॉज इफ दिस एंड दिस आर सेम, तो इसको अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा। तो अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो इन नंबर्स को तो
रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल इसमें आप अगर दो में दो ऐड कर दोगे इसमें, तो 2 + 2 4 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा, 5 + 2 7 आ जाएगा। सो दिस एंड दिस आर नॉट सेम। ओके, तो आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हो या माइनस नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना रेशो के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़, कभी कभी फ्रैक्शन में या फिर रेशो में आपको नेगेटिव पावर दिखाई देता है या प्रॉब्लम में दिया जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल दिस रेस टू -2, राइट, या फिर यू नो रेस टू -3। ओके, तो इसका क्या मतलब है? वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव बीन टोल्ड 1 माइनस का स्क्वायर, तो ये क्या होता है? 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, राइट। अगर ये -2 दिया हुआ है, सो फॉर एग्जांपल यू हैव बीन गिवन -2, -2 मतलब ये अंदर का नंबर उल्टा करना है। तो दिस इज बेसिकली दिस। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 4। तो इसका अगर 2 का पावर है ये फ्रैक्शन का, तो आपको मिल गया 1/4। अगर ये -2 का पावर है तो आपको इसका उल्टा मिल जाएगा, क्योंकि ये आप उल्टा डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर रहे हो, तो आपको आंसर भी 4 आ जाएगा। 4/1 इज 4। ओके, बेसिकली 1/5 raised to -2 is nothing but 5/1 raised to 2, and 2/7 raised to -3 is nothing but 7/2 raised to 3। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, कॉस्ट प्राइस वो है जिसमें आपने मटेरियल खरीदा हो, तो जो भी आपकी परचेसिंग प्राइस है वो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। ओके, सेलिंग प्राइस मतलब जितना आपने जितने में बेचा हो, राइट, तो इसको सेल किया, वो आपका सेलिंग प्राइस होगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा। मार्क्ड प्राइस, ओके, मार्क्ड प्राइस वो होता है जो वो प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई बिस्किट का पैक है, उसके ऊपर लिखा है कि ये 20 रुपए का पैक है। ओके, तो कई बार आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि मार्क्ड प्राइस के ऊपर मैंने 5 रुपए एक्स्ट्रा बेचा, राइट, या फिर 5% इंक्रीज करके बेचा, या मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दे दिया। मतलब ये अगर मार्क प्राइस 20 है, इस पर 10% डिस्काउंट मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट आ गया, तो ये मैंने 18 में बेचा। तो वो ये डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि मैंने 18 में बेचा, मैं बोलूँगा कि वो बोलेंगे कि ये मार्क प्राइस में 2 रुपए के 10% के डिस्काउंट में बेचा। तो आपको फिर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको मार्क प्राइस का मतलब पता होना चाहिए, वो होता है कि जो प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये बिस्किट मैंने 15 रुपीज़ में खरीदा, ओके, और मार्क प्राइस उसका 20 था, जिस पे मैंने 10% डिस्काउंट देके बेचा। मैंने 18 रुपीज़ को बेचा, तो मेरा 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो। ओके, सो रिमेंबर दिस कंसेप्ट। सेकेंडली, प्रॉफिट का परसेंटेज हो या लॉस का परसेंटेज हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। ओके, सो योर बेस विल ऑलवेज बी द कॉस्ट प्राइस। मतलब क्योंकि कॉस्ट प्राइस वो इंसान का इन्वेस्टमेंट है, राइट। अगर मैंने किसी बिजनेस में या किसी प्रोडक्ट खरीदने में 500 रुपये लगाए हैं, तो बाद में अगर मैं 400 में बेचा तो मुझे 500 पे 100 का लॉस हो गया। अगर मैंने 600 में बेचा तो मुझे 500 पे 100 का प्रॉफिट हो गया। तो your profit or loss is always based on the cost price. Obviously, when your selling price is higher than the cost price, you will make a profit. So profit percentage is nothing but selling price minus cost price divided by cost price. Okay, loss into 100. Loss percentage, because it is percentage, we are multiplied by 100. CP by SP divided by CP, because now the CP will be higher because it is a loss. सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से कम होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करो, डिफरेंस निकाल दो, 100 से मल्टीप्लाई करो, आपको लॉस परसेंटेज आ जाएगा। कई बार
ये टाइप के प्रॉब्लम में भी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट्स, राइट, या फिर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज, तो तब जो पीछे हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, इसको यूज कर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, डिक्रीज है तो माइनस लेना है। देखो टाइम एंड वर्क में वैसे तो ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन विच बुक you have read or which class you have attended, you will have a very different methods of solving these problems. Okay, तो मैं कोई स्पेसिफिक मेथड यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ या डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पे हो और मैं नहीं चाहता कि आप किसी तरह से कंफ्यूज हो जाओ। तो जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करना। तो पता है कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू इफिशिएंसी, मतलब मैंने अगर 8 घंटा काम किया और मैं 1 घंटे में 2 से चेयर्स बनाता हूँ, तो मैंने पूरे दिन में 16 चेयर्स बनाई। तो दिस इज माय वर्क, टोटल वर्क ऑफ 16 चेयर्स। कितना घंटा काम किया? 8 घंटा। व्हाट इज माय इफिशिएंसी? 2 चेयर्स पर आवर। ओके, तो इफिशिएंसी का मतलब ध्यान में रखना। बाकी इसको अलग अलग तरह से कोई डब्ल्यू मान के और फिर वो रेशो विशो निकाल के सॉल्व करते हैं। तो कोई उसको इसका एलसीएम निकाल के इसको वर्क मान के पर डे या पर यूनिट वर्क यहाँ पे निकाल के फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो वट एवर मेथड यू आर फॉलोइंग, कंटिन्यू टू फॉलो दैट मेथड, बट अगेन राइट, बी वेरी क्लियर अबाउट what is asked and what you are trying to find out. सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मतलब जो आपका इनिशियल डिपॉजिट है या इनिशियल अमाउंट है, ये रेट ये परसेंटेज में दिया होगा, राइट। जैसे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है आपको बैंक से, तो अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपको 8% रेट मिल रहा है और आपने 2 साल के लिए, तो आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली 10 इंटू 8, 80 इंटू 2, 160। तो आपको 1000 रुपये पे 160 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, सो दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, तो पहले साल आपको मिलेगा 80 रुपया, right, as per this formula. So suppose you change this to 1, then you will get 80. Now your principal, this gets added to your principal, so now your principal becomes 1080, क्योंकि आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर अगले साल आपको 1080 पे इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट into 1 plus r is the rate of interest and t is the duration in years. Okay? तो ये मंथली इंटरेस्ट है तो नंबर ऑफ मंथ्स लेना है, ईयरली इंटरेस्ट है तो नंबर ऑफ ईयर्स लेना है। तो ये आपको फाइनल अमाउंट आ जाता है इस फॉर्मूला से। ओके, तो फाइनल अमाउंट आ गया, तो इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए आपको फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा, फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला देख के जाना, पता होना चाहिए। एक बार शायद इस पे क्वेश्चन आया है, पहले कभी कभी आया है, लेकिन ये फॉर्मूला ज़रूर पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी, इसमें भी एक बेसिक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। मतलब आपको जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा है उसके कितने चांसेस है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब आप अगर कॉइन उछालते हो तो टेल कितने बार आता है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। और टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ है, तो 2 पॉसिबिलिटी, तो 2 में से एक अपने के लिए फेवरेबल है विच इज 10, so the probability is 1 divided by 2 or 0.5. Okay, so this is a basic concept. Probability will always be between 0 and 1 or it can be equal to 0 and 1. इसमें जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन आए हुए। एक है कॉइन बेस्ड, हेड और टेल वाला, राइट। इसमें मल्टीपल कॉइन उछालने वाला भी क्वेश्चन आता है। डाइस
डाइस आपको पता है कि डाइस में 6 साइड्स होते हैं, राइट, और इस पे 6 साइड पे 1 to 6 नंबर्स होते हैं। ओके, तो अगर उछालता है तो एक उछाली है तो 6 आने का कितना चांसेस है, तो टोटल चांसेस है 6। 6 आने का चांस है 1 बिकॉज देयर इज ओनली वन साइड विथ 6 डॉट्स, राइट। सिमिलरली 1 आने का कितना चांसेस है, 1/6, इट इज इक्वल चांसेस। तो मैं इसके प्रॉब्लम्स में नहीं जाना चाहता। आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू प्रैक्टिस इट, आई जस्ट वांटेड टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट। कार्ड का डेक जो है, इसमें एक दो चीज़ें आप ध्यान में रखना है। इसमें होते हैं 52 कार्ड्स, 4 टाइप के सिंबल या रैंक्स होते हैं, क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड। इसमें हार्ट और डायमंड रेड होते हैं, क्लब और स्पेड ब्लैक होते हैं। तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है ना, उसको केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। मतलब ब्लैक बोला है, डायमंड बोला है, स्पेड बोला है, या फिर पिक्चर्स, राइट। सो ये 13 मतलब 13 स्पेड होंगे, 13 क्लब होंगे, 13 हार्ट होंगे और 13 डायमंड होंगे। इसमें से पहले जो 10 है वो 1 to 10 नंबर्स होंगे। ओके, एस 2 वाला, 3 वाला, ऐसे 1 to 10 10 कार्ड्स होंगे। और फिर ये 13 में बाकी जो 3 वो ये 3 होंगे, किंग, क्वीन और जैक। तो क्लब के 1 to 10 कार्ड्स होंगे, फिर एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा। सेम स्पेड में होगा, हार्ट में होगा, डायमंड में होगा। ओके, ये तो बेसिक आपको पता होगा। लेकिन इसमें एक ही चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि अगर ऐसे पूछा कि कितने कार्ड पर साइड में लेटर्स लिखे होते हैं, तो ये मत सोचना कि सिर्फ ये 3, मतलब यहाँ पे किंग या क्वीन या जे लिखा होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन वो मत भूलना कि जो एक होता है, राइट, उसके भी कॉर्नर में ए लिखा होता है, उसमें 1 नंबर नहीं होता। ओके, लेकिन अगर 2 का कार्ड है तो यहाँ पे 2 लिखा होता है। सो 2 से 10 तक नंबर लिखे होते हैं, लेकिन एक वाले पे ए लिखा होता है। सो इफ you are calculating a probability of how many cards with letter on a corner, तो आपको ये चारों पॉसिबिलिटीज ध्यान में लेनी है, किंग, क्वीन, जैक और एस। ओके, ये एक ही चीज मुझे बतानी थी कार्ड के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ओके, तो परम्यूटेशन के लिए आपका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें n होता है जो आपका टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, दैट इज n, एंड आपको जितने चॉइस करने हैं वो है r। तो आपको नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट और अरेंज, दैट्स r। फैक्टोरियल इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन। सो आपको अगर 3 फैक्टोरियल निकालना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, को 9 फैक्टोरियल निकालना है तो 9 इंटू 8 इंटू 7, ऐसा करते करते इंटू 1। ओके, so this you know, assume. So this is permutation. Combination, n factorial divided by n minus r factorial into r factorial in the denominator. तो basically ये easy है, npr मतलब यही फॉर्मूला है। ये वाला जो पार्ट है, this is nothing but this part, and multiplied by r factorial here, that's why here it is divided by r factorial. Okay, this is for combination. जब परम्यूटेशन का क्वेश्चन होगा तो आपको इस तरह के वर्ड दिखेंगे, अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, राइट, अरेंजिंग ऑफ पीपल या डिजिट्स या नंबर्स या अल्फाबेट्स या लेटर्स या कलर्स, ऑल दीज आर बेसिकली परम्यूटेशंस। कॉम्बिनेशन में आपको सिलेक्शन ऑफ मेनू, फूड, क्लोथ्स, या फिर सिलेक्शन ऑफ द टीम, उस टाइप में ज़्यादातर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होगा। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। ऑब्वियसली व्हेन आई मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वी विल गो डीप इनटू हाउ टू इंटरप्रेट वेदर इट इज अ एनपीआर क्वेश्चन और अ एनसीआर क्वेश्चन। Because this is a quick revision, I am going to stop here with the formula only. Okay, so this was a quick revision of the formula. Tomorrow I will come out with certain formula or the concepts related to calendar, clocks, and some of the general questions like direction, etc. मेरा पर्पस ये है कि मैं बहुत ही क्विकली आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जहां पे आप
सब फॉर्मूला की रिवीजन कर सके. दिस इज द लास्ट मिनट रिवीजन फॉर यू फॉर CSAT. Okay, so I'll just make one more video which I'll release around lunchtime tomorrow. So just watch that as well and you should be done with the CSAT revision. I'm not going to discuss comprehension, but obviously when I again start CSAT from the start, from the scratch, I'm going to cover comprehension as well. सब्सक्राइब टू माय चैनल. आपका एग्जाम डे आफ्टर टुमारो है. आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अभी तक कंफ्यूजन हो, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कीजिए. ये मेरा हैंडल है ब्रेनेटा यूपीएससी. या फिर इस वीडियो पे या नेक्स्ट वीडियो पे कमेंट कर दीजिए. मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा. आई एम हियर टू हेल्प यू. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and I will continue to bring good videos for you for CSAT, and I'm soon going to start the series on geography as well. So thank you very much for watching this. रिलैक्स करना, टेंशन मत लेना. इम्पोर्टेंट एग्जाम है, लेकिन जितना हो गया उतना हो गया. अभी इससे ज्यादा एक दिन में आप ज्यादा कुछ करके भी फायदा नहीं होगा. तो जस्ट कीप काम, जस्ट रिवाइज व्हाट यू हैव डन. ज्यादा लोड मत लेना, टेंशन मत लेना. फ्री माइंड से जितना जाओगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे. So all the best. I'll talk to you again tomorrow in a quick video, but all the best to you. Thank you.